शानी का नॉवल काला जल। तर्जुमा हैदर जाफरी सैयद। इंदिरा के साहिल से अचानक बेदार होती हुई चिमगादड़ों वाली शाम सामने की अमराई में पल भर के लिए ठिठक कर कब मोहल्ले में घुस आई इसका मुझे पता भी नहीं चला। अपनी दहलीज पर खड़ा मैं बहुत देर से छोटी फूफी की राह देख रहा था। यूं शामें सब एक जैसी होती हैं, लेकिन कभी कभी धुंध के अनदेखे डैनों पर उदासियों के कई कई गौल शायद शाम के साथ उतरते हैं। तब कुछ करने को जी नहीं चाहता, बस यूं ही बेमतलब इधर उधर देखते जाओ और वक्त को चुपचाप निकल जाने दो। देखता हूं कि मोहल्ले की शाम बिल्कुल गुज़िश्ता दिन और गुज़िश्ता बरस जैसी ही है। वही घर, सामने की वही धूल भरी सड़क, उस पार के कच्चे और टूटते हुए मकान में धोबी बढ़ई के वही दुबले लागर मरते और नंगे बच्चों की चीख और लगातार चलता हुआ जिदालूद रोना। पड़ोस के बड़े फाटक वाले मकान से नीम वैद और नीम सुनार की जवान बीवी का वही रह रहकर सड़क वालों को घूरना और एक अदा से छुपना। उसके बराबर वाले मकान की चौखट पर बैठी हुई शिव प्रसाद बाबू की बेवा का उसी उदास अंदाज से ताके जाना। पुलिया पर रोज की तरह जमा होते हुए वही नई उम्र के आवारा लड़के, मोती तालाब के सवार ढके काले जल से भीग कर आई वही बिसांद आलूद हवा और अमराई पार के नल से पानी के घड़े लेकर लौटती हुई वही उम्र रसीदा जवान या अधेड़ औरतों की राह चलती ठिठोलियाँ। और उन सबको अपनी बंद आंखों से देखता हुआ खड़ा है एक सही सालिम खंडर जो बिल्कुल मेरे मकान से मुत्तसिल है। जब हम इस मोहल्ले में आए भी नहीं थे और ज़रा होश संभाला था, तब से अब तक इसे लगभग इसी अंदाज में देख रहा हूँ। हालांकि पुराने शहर ने इसका 7 बरसों पहले छोड़ दिया है और दूर की बात छोड़ें, खुद मोहल्ले में वो बेमेल लगने लगा है। अजीब हुलिया है इस मकान का। किले किसी मोटी मोटी दीवारें, वैसे ही बड़े बड़े फाटक और एक एक फुट मोटी लकड़ियों की सलाखों वाली भद्दी खिड़कियाँ। बरसों वो सांप बिच्छू और भूतों का डेरा बना रहा, लेकिन मकान मालिक ने कोई परवाह न की। इधर उसके लड़कों ने कुछ कारोबारी सूझबूझ से काम लेकर बाप की चोरी चोरी से उसकी मरम्मत करवा दी। वो खंडर किसी को किराए पर देकर आबाद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बाप को मालूम हुआ, उसने अपने सामने मकान के दरवाज़ों को ईंट की दीवारों से भरवा दिया। अब हालत यह है कि मकान पहले से ज़्यादा खंडर खड़ा है, गैर आबाद और बेकार, न किसी के रहने के लायक, न ही बिल्कुल उजाड़। नई इमारत बनती है, न पुरानी टूटती है। रोज़ की तरह इस जिंदा खंडर से झींगरों, झिल्लियों और न जाने कितने बेनाम कीड़ों पतंगों की मिलीजुली आवाज़ें सारे मोहल्ले की शाम में और भी सन्नाटा उगल रही थी। फ़र्क अगर कहीं था तो सामने वाले मोटर गैरेज में, जो आज बिल्कुल नया नया और बदला सा लग रहा था। गैरेज मालिक के नाम और फ़ोन नंबर वाले साइन बोर्ड पर तमाम रात जलने वाले 25 वाट के बल्ब के बदले ऊंचे पावर की रोशनी फैली थी। गेट के ऊपर कई रंगों के बार बार जलने बुझने वाले छोटे छोटे बल्बों की लड़ियां थीं। गेट के अगल बगल जाने वाले अहाते की दोनों दीवारों पर मोमबत्तियां कतार में जलाई गई थीं, जिनसे आधी अमराई का अंधेरा दम तोड़ चुका था। वैसे दूसरे दिनों में यहाँ की तस्वीर और ही होती है। हर 5-7 मिनट बाद माल से लदा हुआ कोई डीजल ट्रक गैरेज से छूटता है, लेकिन फिर भी एक के पीछे एक ऐसे 3-4 लोडेड ट्रक गैरेज के सामने स्लिप वगैरह के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। सूखे दिनों में गैरेज के गेट के सामने वाली मंजिल की ज़मीन पर 2-4 चारपाइयाँ डाल दी जाती हैं। चर्बी चढ़ी सुर्ख आँखों वाले मोटे मोटे सरदार और कमज़ोर जिस्म वाले मुसलमान ड्राइवर, क्लीनर, अनाज के व्यापारी, फूड डिपार्टमेंट के 1-2 इंस्पेक्टर और उनके दोस्तों में से एक आध मनचले कमोबेश, ये सभी रात गए तक इन चारपाइयों पर जमे रहते हैं। अंदर रेडियो बहुत ही ऊंचे वॉल्यूम पर खुला रहता है, जो सुबह 5-6 के पाकिस्तान वाले प्रोग्राम से शुरू होकर रात 11 बजे रेडियो सैलून के बंद होने से पहले चुप नहीं होता। और फिल्मी गीतों के साथ साथ मिले जुले कहकहे, तालियां और जीते रहो बादशाहों की आवाज़ें करीबी मोती तालाब के पानी और मोहल्ले को खंगालती रहती हैं। तब अमराई के अंधेरे या तिगड्डे पर लेटे कुत्ते अचानक ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं और नल पर रखे अधभरे बर्तन को भरने वाली मोटी धार की गूंज थोड़ी देर के लिए गुम हो जाती है। मोती तालाब से किसी आबी परिंदे के चिल्लाकर उड़ने और इधर भटकाने की आहट आती है। गूलर और खजूर के पेड़ों में लटके चिमगादड़ों की अचानक बुलंद होने वाली चिकिर चिकिर की तीखी आवाज़ जैसे रात को छीलती सी लगती है।
धोबी के बंद दरवाजे के एक कमरे वाले मकान के अंदर गोद का बच्चा मचल जाता है। सुनार वैद अपनी खोखली छाती में ढेर सा बलगम लिए देर तक खांसता है और फालिज से बेकार हो गए आधे आजा वाली नंदन की माँ बहुत बेचैनी से करवट बदलकर कराती है, हे राम। सिर्फ यहाँ से वहाँ तक मुसल्लत सन्नाटा, जैसे दफतन ख्वाबीदा पानी में कंकर पड़ जाए। दायरे बने, फैलें, दूर दूर तक फैलते जाएं और फिर सतह पहले जैसी हो जाए। सिनेमा हाउस तक जाने वाली बीच की सड़क दम साध कर चुपचाप पड़ी रहती है। उस पर या तो भूले भटके गश्त लगाने वाले सिपाही के बूट चरमराते हैं, सीटियां कांपती हैं, या सिनेमा हाउस के सामने से फंसा कर आ रही सस्ती औरतों की दबी दबी फूटती हुई बेहया हंसी गूंजकर अंधेरे में गुम हो जाती है। सारी रात अमराई के कुत्ते भौंकते हैं, और मोहल्ले में क्या है। शायद इसीलिए मोटर गैरेज का नया रूप अच्छा लगा। बराबर लिपा पुता, साफ शफाफ, शोर शराबे या हंसी हुल्लड़ से दूर, रोशनी में लक लक करता हुआ, बिल्कुल उस मोटर ड्राइवर की तरह जो चाहे साल भर गुनाहों में डूबा रहे, लेकिन ईद के दिन नए नए कपड़ों में इत्र लगाए, आंखों में सुरमे की डोरियां गाढ़ी किए, टोपी से सर छुपाए, बहुत अदब से ईदगाह के सहन में जा बैठे। अंदर से कासिम भाई निकले। उनके सर पर टोपी नहीं थी। उन्होंने रुमाल के सिरे कानों के ऊपर अटकाकर अपना सर ढक लिया था। दीवार पर जलती मोमबत्तियां हवा से बुझ गई थीं। वो एक स्टूल पर खड़े होकर उन्हें जलाने लगे। मैं 2 दिन पहले की दोपहर को भी इसी तरह अपनी दहलीज पर खड़ा था। यही घर, सामने के यही बच्चे, पड़ोस की यही जवान सुनारन, यही अमराई और मोती तालाब से फूटकर आता उजाला और पुराने नल, घर के पीछे वाले साठिया कुएं से उठती हुई यही डसने वाली वीरानी। धूप थी। हमेशा सामने पड़ी रहने वाली चारपाइयां खींचकर दीवार के साए में कर ली गई थी। गैरेज के सामने कोई ट्रक नहीं था। वैसी शाम जैसी गहमा गहमी भी नहीं थी, लेकिन बरामदे में 2 ऊंचे पूरे जाट टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गए और एक एक चारपाई पर आमने सामने होकर बैठ गए। अंदर ऑफिस रूम से फोन पर चिल्लाते हुए कासिम भाई की आवाज आ रही थी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तभी सुर्ख चौड़े बॉर्डर तोरई फूली साड़ी में सर पर गागर लिए यही सुनारन नल से लौटती दिखाई दी थी। गैरेज के सामने आने तक उसकी चाल धीमी हो गई थी। गगरे के बोझ के साथ चलने में दुश्वारी न हो, शायद इसीलिए अपनी साड़ी का पटली वाला हिस्सा 3/4 पिंडलियों से ऊपर उठाकर उसने कमर के बाएं जानिब खोंस लिया था। फिर भी उल्टे सीधे कदम रखने की वजह से पानी छलक कर चेहरा, गला, सीना और घुटनों को भिगो गया था। जब वो चारपाइयों के पास से गुजरने लगी थी तो जाने क्या हुआ कि उसकी रफ्तार और भी धीमी हो गई और गगरे का पानी इतना छलका था कि उसे संभालने के लिए एक लम्हा ठिठक जाना पड़ा। लेकिन फिर भी ब्लाउज का अगला हिस्सा बुरी तरह भीग कर ही रहा। इतनी दूर से भी मैंने अंदाजा लगाया था कि वैसे में भी बहुत हल्की सी चमक और मुस्कुराहट उसके गीले चेहरे पर कांप कर फौरन लौट गई होगी। चारपाई पर बैठे निस्बतन दुबले सरदार ने अपने बैठने का आसन बदल दिया था और बराहे रास्त इधर ही देख रहा था। उसकी पानी से भीगी छातियों पर सरदार की भूखी और नोचती आंखें तीर की तरह उठी हुई थीं। वो इसी तरह देखे चला जाता कि उसके साथी ने अचानक अपनी हथेली रान पर पटक कर पुकारने के लहजे में कहा, ओए की गल है सरदार जी। उसी वक्त सुनार वैद बड़े फाटक से निकलकर अपनी नाक साफ कर रहा था। उसने कुछ रुककर ये सब कुछ देखा। अपनी बीवी को निस्फ रास्ता तय करते देखता रहा। गैरेज, चारपाई पर से सरदारों और मुझ पर एक सहमति सी निगाह डाली और फिर चुपचाप अंदर चला गया। रात जब बड़ा फाटक बंद हुआ तो बहुत देर तक झगड़ा चलता रहा। इज्जत आवाज दबाकर बोलने पर मजबूर करती थी, लेकिन गुस्सा था कि सब कुछ भुला देता और सुनारन की साफ आवाज सड़क पर सुनाई देती थी, ऐसा ही है तो मुझे पर्दे में बिठा दे, ताले में बंद करके रख। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, कहीं आना जाना पाप हो गया। न मरने दे न जीने। हो, सुनार चिढ़ाने के लिए शायद हाथ नचाकर बोला था, कढ़ाई में तो तल रहा हूं ना, जैसे तू तो सती सावित्री है। दिन भर दरवाजे के पास खड़ा होकर लौंडों को तो मैं ही ताकता हूं। छिनाल बना बहाने। 10 बार निकल कर देख अपने यारों को और झोंक मेरी आंख में धूल। जवानी एक तुझी पर तो आई है, जब देखो छाती उछालती मटकती चटकती चली जा रही है। साली किसी दिन तेरे ये दूध काट कर न फेंक दूं तो कहना। न रहे बांस न बजे बांसुरी। गुस्से में झपटकर तेजी से आने और पास में डट कर ढटाई करने की आहट। ले ले, काट 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 कर फेंक, मैं भी तो देखूं तेरी मर्दानगी।
पीठ पर तड़ातड़ घूंसे पड़ने, धेंगा मुश्ती और सुनारन के रोने की आवाज। मार डाल, जान से ही खत्म कर दे, तेरे जैसे पापी से तो छुटकारा मिले। हरामी, जब दम नहीं था तो शादी का शौक क्या चराया था, पापी हत्यारा। लेकिन इसके बाद अचानक सुनारन की आवाज बंद हो गई थी, जैसे किसी ने कसकर मुंह ही बंद कर दिया हो। फिर यकायक दबी हुई आवाज बहुत जोर से खामोशी को चीरती हुई मोहल्ले भर में गूंज गई थी, मागो। पास पड़ोस के लोग चौकन्ना हुए थे। एक दो औरतें बंद फाटक तक आकर पल्लों को भड़बड़ाती हुई नाम ले लेकर पुकारने लगी थीं। लेकिन इतने पर भी न तो सुनारन का रोना पीटना बंद हुआ और न ही फाटक खुला। तो कुछ लोग अंदेशे से मजबूर होकर पीछे की दीवार फांद कर आंगन में उतर गए थे। दालान के कच्चे फर्श पर सुनारन बिल्कुल नंगी पड़ी थी और शौहर उसे जबरदस्ती दबाते हुए उसकी छाती पर बैठा हुआ था। वो अपने हाथ में सोने के जेवरात बनाने वाली छोटी हथौड़ी लिए हुए नौजवान औरत की नाफ के नीचे की नंगी हड्डी पर रह रहकर चोट मारता, दांत पीसता और जैसे सबको सिखाने के अंदाज में गंदी गालियां बकता हुआ कहता, अब बोल बोल। जैसे ही हथौड़ी की चोट उसकी हड्डी पर पड़ती, वो कमर उछालकर तड़पने या छूटने की कोशिश में झटपटाती, हाथ पैर तानती, फेंकती और फोहश से फोहश गालियां देती हुई चिल्लाकर बोलती, मांगो। अचानक कूद फांद कर आवाज से चौंक कर सुनार ने अपनी गर्दन मोड़ी थी। पलट कर देखा तो आंखों का खून और गहरा हो गया। वो वहीं से पागलों की तरह चिल्लाया था, क्या है, क्या है। फिर वो औरत को उसी तरह छोड़ कांपता हुआ आंगन में उतर आया था और जलती हुई आंखों से सबको घूर कर गले की पूरी ताकत से चिल्लाने लगा कि सब साले तमाशा देखने आए हैं। अरे यहाँ क्या देखते हो, जाओ अपनी अपनी माँ बहनों को देखो। इधर सुनारन से निजात पाते ही नौजवान औरत आंगन में खड़े जाने पहचाने और अजनबी पड़ोसियों पर गई थी। वो बिजली किसी फुर्ती से उठकर घुटनों को समेटती हुई सुकड़ कर बैठ गई थी। फिर शर्मो हया के बोझ से दबी नीची और बेसहारा आंखों से किसी सहारे या पर्दे के लिए आसपास देखा था। अंदर का दरवाज़ा बंद था और बावर्ची खाने का दरवाज़ा दूरी पर था। न उठते बन रहा था न बैठते। आखिरकार वो दोनों घुटनों को मोड़कर वहीं बैठ गई थी, रानों पर छातियां और पेट चिपकाकर। अपनी पीठ और सर के बालों से जिस्म को ढक लिया था और अपना सर घुटनों के बीच डालकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उस वक्त तो सब मुखालिफत किए बगैर लौट गए थे। किसी ने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा था। लेकिन अगली सुबह मोहल्ले भर में काफ़ी थू थू हुई थी। मर्द उसे देख देख कर मुंह फेर लेते और औरतें उंगलियां चटखा चटखा कर कोसती के नास पीटा बुढ़ा आखिरकार बुरी मौत मरेगा। जिस्म से कोड़ ना फूटे तो कहना, ऐसे पापियों को जाने क्यों मौत भी नहीं आती। भले मुंह बोली हो, जिसे बेटी की तरह पाला हो, उसे ही जवान होने पर बीवी बना ले और बियाता बीवी को रास्ता बता दे। ऐसे आदमी के लिए क्या पाप लफ्ज़ भी नाकाफी नहीं है। कासिम भाई स्टूल से नीचे उतर आए। पूरी दीवार पर अब मोमबत्तियों की कतार जगमगा रही थी। सादे रंगीन बल्बों और मोमबत्तियों की मिलीजुली रोशनी सारे गैरेज को निहायत दिलकश रूप दे रही थी। उसे मुतमईन आंखों से देखते देखते कासिम भाई के कानों से रुमाल के किनारे निकल गए और सर नंगा हो गया। वो ऊब कर रुमाल में गांठें लगाते हुए अंदर चले गए। कोई 2 मिनट में फिर बाहर निकलते दिखाई दिए। दरवाजे के पास लम्हे भर के लिए ठिठके और किसी मुलाजिम को समझाते हुए सड़क पर आ गए। फिर भी उनका रुमाल से ढका सर देखकर यकीन हो गया कि कासिम भाई फातिहा देने के लिए घर जा रहे हैं। आज शब बारात है और अपनी बेगानी रूहें घर की दहलीज पर मुंतजिर होंगी। मैंने बेसब्री के साथ फूफी के घर को जाने वाली सड़क की जानिब देखा। उनके आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि कह गई थी कि वो 5-10 मिनट में मुझे लेने के लिए आती हैं। गुज़श्ता 2 बरस से फूफी के यहाँ शब बारात की फातिहा अब्बा ही दिया करते थे, लेकिन इस बार उनकी अदम मौजूदगी में ये काम मुझे सौंपा गया था। दोपहर को खुद छोटी फूफी याद दिलाने आई थी कि फातिहा की सारी तैयारियों के बाद वो खबर भेजकर मुझे बुलवा लेंगी, लिहाजा अपने घर के काम मैं सरे शाम ही निपटा लूँ। हमारा ख़ानदान भी बड़ा है और शब बारात की फातिहा में घंटों से कम नहीं लगते, लेकिन इस बार अम्मी को बताए बगैर बुजुर्गों की फहरिस्त से चंद नाम काट दिए थे और अब निस्फ वक्त में ही काम से फारिग होकर छोटी फुप्पी की मैं राह देख रहा हूँ। मैंने एक बार उस सड़क की तरफ देखकर कहा, वहीं जाने के लिए तो खड़ा हूँ अम्मी, देखिए तो इतनी देर हो गई, फुप्पी ने अब तक खबर ही नहीं भेजी। खबर क्या आनी है, उन्होंने कहा, कोई छोटी तुझे लेने आएगी तभी जाएगा, क्या खुद जाकर नहीं देख सकता कि कितनी देर है। बात यह है कि मैं छोटी फुप्पी के ज़्यादा जाता नहीं, तकरीब या त्यौहार की बात और है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से रुका रहा हूँ, ये बात भी नहीं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें अम्मी नहीं समझती। अब इसे पहले से जाकर बैठने की बात लीजिए। चलो चाय की बात तो समझ में आती है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल ना हुई हैं तो बहुत दिक्कत होगी।
शायद सोचें कि एक तो मैं यूं ही आता जाता नहीं, त्यौहार के दिन भी जल्दी पहुंचकर खिसकना चाहता हूं। वो कौन है? रूबीना है क्या? अचानक अम्मी ने सामने देखते हुए मुझसे कहा। वाकई घर के सामने वाली सड़क के किनारे किनारे कोई सिमटता हुआ आता दिखाई दे रहा था। चंद लम्हे हम दोनों उधर देखते हुए उसे पहचानने की कोशिश करते रहे। फिर अम्मी ने पुकारने की आवाज़ में कहा, कौन? रूबीना? रूबीना ही थी। अपनी ओढ़नी का पल्लू ठीक करती हुई आकर दहलीज के पास खड़ी हो गई और आहिस्ता से बोली, भाईजान। उसी वक्त सड़क पर रोशनी का सैलाब दूर दूर तक फैलाता हुआ एक ट्रक आकर गैरेज के सामने रुका और उसका इंजन काफ़ी देर तक धड़धड़ाता रहा। हम लोग सड़क पर आ गए। रूबीना मेरे पीछे पीछे चलने लगी। रूबी फूफीजाद बहन है, अक्सर घर में आती जाती रहती है, लेकिन मेरा भी अजीब मिजाज है कि बाहर से तालीम ख़त्म करके लौटने के बाद इधर उससे गिनी चुनी बातें ही की होंगी। याद नहीं आता कि कभी प्यार भरे दो बोल बोले हों या अपनाइयत से कुछ पूछा गछा हो। मेरी इस गैर ज़रूरी खामोशी या बेपरवाही से रूबीना ज़रूर सहमती थी, क्योंकि वो किसी काम या ज़रूरत के बगैर कभी सामने आई और ना अपनी तरफ से कुछ कहा। एहसास हुआ कि जैसे भाई बहनों के दरमियान ये बेगानों जैसी दूरी बनाए रखने का असल जिम्मेदार मैं ही हूँ। गरीबी बुरी होती है, पता नहीं रूबीना क्या सोचती होगी। मैं निस्बतन आगे निकल आया था, लिहाजा ज़रा रुककर मैं रूबीना के पास आने का इंतज़ार करने लगा। शायद इसी बहाने उसे देखा भी। देख कर दिल को बहुत धक्का लगा। रूबीना इतनी बड़ी हो गई है, ये बात पहले कभी दिल में नहीं आई थी। उसके बारे में अम्मी की सारी शिकायतें याद आ गईं कि लड़की ताड़ जैसी लंबी हो गई है, लेकिन सलीका नाम को नहीं। पढ़ाई लिखाई तो पहले ही छोड़ बैठी है, अब अपने फूहड़पन से सारे घर को परेशान करती रहती है। छोटी फूफी से एक तो तकदीर यूं ही मुंह मोड़े हुए है, जाने उसके नसीब कैसे होंगे। रूबी, करीब आने पर मैंने बहुत अपनाइयत से कहना चाहा, तुम क्यों बुलाने चली आई? किसी लड़के को भेज दिया होता। लेकिन कहाँ नहीं गया। यह सच है कि मोहल्ले में आवारगी बहुत बढ़ गई है और जिसका कोई सरपरस्त नहीं होता उस पर हंसने वाले बहुत होते हैं। मुंशी रसूल के घर बहुत जगमगाहट थी। मोमबत्तियां कतार में जल रही थीं और नायलॉन की फ्राकों में मलबूस उनकी बच्चियां चबूतरे पर धमा चौकड़ी मचा रही थीं। रसूल मियाँ की सबसे बड़ी लड़की, जो पर्दा छोड़कर ग्राम सेविका की मुलाजमत करने लगी है और अक्सर जीप में इधर उधर घूमती फिरती दिखाई देती है, दरवाजे के पल्ले से लगी हुई बाहर झांक रही थी। हम लोगों पर निगाह पड़ी तो एक लम्हे के लिए ठिठकती सी देखती रही, फिर पर्दा नशीनों की तरह छुप गई। इसी पर्दे लिहाज की बात से मुताल्लिक एक बात शादी की भी है। घर में मेहमानों की बड़ी भीड़ थी और इससे ज़्यादा हुजूम था छोटे छोटे बच्चों का, जिनके शोर गुल से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। अकब के आंगन में औरतों का हुजूम था और हरे मंडवे के नीचे क्या पर्दे की दलील की बिना पर देखा अनदेखा एक दूसरे के सामने हो रहा था। ख्वाह जवान कुंवारी लड़कियां हों या भरी पूरी बियाताएं या उम्र रसीदा खवातीन। आंगन के एक जानिब पड़ी चट्टान पर बैठी छोटी फूफी रात के खाने के लिए लहसुन छील रही थी। उनके साथ पान से रंगे लबों पर मुस्कुराहट समेटे हुए सागर वाली बहू बैठी थी। दोनों चुप थीं। उनसे कुछ फासले पर चूल्हे के सामने मोर्चा संभाले मुमानी पतीली में कुछ बघारती भूनती हुई बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। थोड़ी देर में मुमानी से जाने क्या बातें हुई कि अपनी झिलमिलाती आंखें लिए छोटी फूफी वहां से उठाई और फिर लौटकर आंगन में नहीं गई। बाद में सागर वाली बहू ने बताया कि मुमानी ने रूबीना को बाहर निकालने के बारे में छोटी फूफी को कई बार ताना दिया था। कई बार शिकायत की थी कि रूबीना चाहे सारे मोहल्ले में घूमे फिरे, एक उन्हीं के यहाँ आने के लिए बेपर्दगी और दूरी आड़े आ जाती है। भले लौंडों से घिरी दुकान में सामान खरीदने के लिए एक एक घंटा खड़ी रहे। अचानक एक अजीब बिसांद और तीखी बू से मेरे पांव ठिठक गए। मैं कुछ पूछूं कि रूबीना ही बोली, सामने तालाब है ना, इससे रात में ऐसी ही बू आती है। सिवार, चीला, लद्दी, पुरानी कीचड़ और मछली की बू वाले काले जल की अजीब मिली जुली दम घोंट बदबू। यानी यकीनन ही फुप्पी का घर करीब आ गया है। ऐसी बात नहीं है कि यह तालाब सिर्फ रात में अपने वजूद का एहसास कराता है। मोहल्ले वाले और खुसूसन फुप्पी के घर से 24 घंटों का साथ है। यूं ज़्यादा दूर न होते हुए भी इसी मोती तालाब का एक किनारा जैसे फुप्पी के घर को छूता हुआ चलता है। दूसरी तरफ आम के बेहद पुराने पेड़ों के झुंड में और मिट्टी की एक उठी हुई टेकरी तालाब के कुछ हिस्से को ढांपे हुए है। वैसे भी गंदगी और जोंक की वजह से यूं ही पड़ा है और कियोटों के छोटी छोटी मछलियों के शिकार के अलावा और किसी काम का नहीं। ज़रा देख कर भाईजान, कहकर रूबीना ने पीछे से मुत्तला किया और घुटनों की शलवार एक हाथ से पकड़कर एहतियातन खुद आगे निकल गई। पहले बरामदा, तंग गलियारा और उसके बाद बीच की अंधेरी कोठरी से होते हुए हम लोग अंदर आए। आंगन के बाद के अहाते के अंदर ही आउट हाउस की तरह एक दूसरा मकान, जिसके एक कमरे में छोटी फूफी रहती थी और दूसरे से बावर्ची खाने का काम लिया जाता है। जंगले से हम लोगों को देखकर छोटी फूफी उठाई, बोली नहीं,
जैसे उठकर आना ही आओ बेटे अंदर आओ कहना हो। आदाब करके सहमता हुआ मैं धीरे से चटाई पर बैठ गया और उनके कुछ कहने का इंतजार करने लगा। बावर्ची खाने वाले दरवाजे के पास एक काला कटी लालटेन जल रही थी। अंदर शायद भाभी नहीं थी। लालटेन से जरा दूर ही जमीन पर लगभग 2-3 गज जगह की गोलाई में सफेदी पोत दी गई थी। उसी पर फातिहा का सारा सामान रखा हुआ था। एक बार बावर्ची खाने की तरफ देखकर मैंने पूछा, फूफी भाभी कहाँ है? छोटी फूफी एक लम्हे के लिए रुकी और फिर बोली, अपने कमरे में होंगी। भाभी की तबीयत पिछले कई हफ्तों से ठीक नहीं। 8वां महीना चल रहा है। मुंह, हाथ, पैर और सारे जिस्म में सूजन आ गई है और इधर कुछ पी भी नहीं सकती। मोहसिन यूं सारे घर से मायूस हो गया है जैसे उसका कहीं कुछ भी ना हो। घर पर मोहसिन नहीं है? कौन? एक लम्हे के लिए छोटी फूफी समझ नहीं पाई थी। वो रहता ही कब है? सुबह से जो निकलता है तो दोपहर में भी नहीं आता। पता नहीं कहाँ खाता पीता और क्या करता है। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं। दुल्हन बताती है कि रात 11 बजे आकर चुपचाप सो जाता है। यही होता तो फिर रोना किस बात का था? फूफी बोली, अल्लाह जाने उसके दिल में क्या है। बहुत दिनों तक तो मुझे झांसे दिए, अब मुंह छुपाने लगा है। मैं भी सोचती हूँ ठीक है, सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तो मैं बैठी ही हूँ। सारे दुख दर्द, बच्चों की झल्लाहट, लोगों के ताने उलाहने और अपने नाम की बदनामी। बताओ क्या मैंने उसे सिखाया है कि बेकार घूमो, बीवी बच्चों का ख्याल ना रखो? लेकिन समझता कौन है? मैं भी कहती हूँ हाँ मुझे भूखे मरने का शौक है। उसी वक्त जंगले की चौखट पर कोई बच्चा आ खड़ा हुआ। छोटी फूफी ने उठकर उसके हाथ से पुड़िया ली और आती हुई बोली, लोबान मंगाना भूल गई थी। तुमने वुजू कर ली हो तो चलो, चल कर बैठो। छोटी फूफी के पीछे मैं भी बावर्ची खाने में आया। चूल्हे के सामने तख्ते पर फूफी बैठी और मैं फातिहा देने के लिए पाक ज़मीन पर। इसके बाद पास रखी बड़ी शीन उठाकर फूफी ने फातिहा के लिए रोटी और हलवा ठीक करना शुरू किया। रूबीना उन्हीं के पास आकर बैठ गई। दरअसल सारी बदनामी छोटी फूफी की होती है और जब घर का सब कुछ होते हुए भी मोहसिन यूं भागा भागा फिरता है जैसे फूफी उसकी माँ ना हो, और हों भी तो सारी जिम्मेदारी बस अकेले उन्हीं के शानों के लिए है। मोहसिन की गुज़श्ता ज़िंदगी का ये अंजाम होगा, ये किसने सोचा था? तुम्हें पता है ना, फूफी ने कहा, अच्छी खासी नौकरी थी। उससे हाथ धोकर अब मारा मारा फिर रहा है। माँ बहनों का थोड़ा भी लिहाज होता तो वो ऐसा क्यों करता? खैर ये भी अपने अपने नसीब की बात है। कहकर उन्होंने एक सांस ली और रूबीना को देखकर बोली, आग हो गई हो तो ऊद दान भर ला। यही है शब कद्र, वो रात जो इबादत और दुआ की रात कहलाती है। यही है गुनाहों से तौबा करने का बेशकीमत मौका, जब जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं और जब सिर्फ एक रात की इबादत 400 बरस के सजदे के बराबर होती है। लिहाजा जहाँ 2 वक्त ठीक से खाने का इंतज़ाम ना हो सके, वहाँ फातिहा की इतनी ज़्यादा तैयारी छोटी फूफी ने कैसे कर ली? ये सोचना भी गुनाह का मुर्तकिब होना था। सोचा जो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, जिसे नन्ही सी नन्ही चूंटी के मुंह में भी रिस्क पहुंचाने की फिक्र होती है, उसी ने चाहे जैसे हो आज फूफी को भी इस लायक बना दिया है कि वो उसके नाम से लोबान जला सकें। जब ऊददान आ गया तो छोटी फूफी किसी पुरानी पेटी से वो फहरिस्त निकाल लाई जिसमें अव्वल से आखिर तक ख़ानदान के सारे मरहूमीन के नाम दर्ज थे। बहुत पुराने कागज़ पर धुंधली स्याही में फूफा की तहरीर मैंने साफ साफ पहचानी। सबके नाम थे, उन सबके जो पहले कभी फूफा के ख़ानदान के थे और जिन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थीं। ज़माने से चले आ रहे अक़ीदे और ईमान के मुताबिक मैंने तसव्वुर किया कि फूफा समेत और सारे गुजरे हुए लोगों की रूहें आज इस घर के गोशे गोशे में उतरकर फातिहा का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उनके नाम पर लोबान छोड़ने वाला मोहसिन आज शब बारात में भी घर पर नहीं है।